Hello everyone, this is Anshu Priya, Assistant Chemistry Master Teacher at Vedantu, and today we are going to do the 10 questions on the topic SN1 and SN2 reaction. तो बेसिकली आज हम ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड सिर्फ हम क्वेश्चंस करने वाले नहीं हैं, आज हम ऑर्गेनिक के साथ खेलने वाले हैं। वो कैसे, वो आपको क्लास में पता चलेगा, वो आपको सेशन के क्वेश्चंस करने में पता चलेगा और मैं आपको देने वाली हूँ ऐसे ट्रिक्स जिसके थ्रू आपके 10 क्वेश्चन बहुत इजीली बनेगा आपसे एंड इनफैक्ट आपको बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो विदाउट ज़्यादा टाइम वेस्ट किए लेट अस प्रोसीड टू आवर टुडेज क्लास। लेकिन गाइज, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दैट इज वेदांतु नीट मेड इजी चैनल, तो सब्सक्राइब इट नाउ एंड बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली। And also one more information, that is new official telegram group जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे ज्वाइन कर लो क्योंकि आपकी क्लास के जितने भी नोट्स एंड पीडीएफ होंगे आपको वहीं अवेलेबल होंगे। तो अभी तक अगर आपने इस ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लो। एंड नाउ गाइस, लेट अस प्रोसीड टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। और चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग तैयार हो? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो कि मैम पूरी तरीके से तैयार हैं हम। ठीक है, तो बच्चे तैयार हैं, तो प्रोसीड करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। एंड पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है ये। So the question is, which of the following alkyl halides will undergo the SN1 reaction most readily? And your options are there on the screen and you are given the 25 seconds to solve this question and your time starts now. तो जल्दी करो बच्चे, आपसे पूछ क्या रहा है? चलो, टाइम्स अप एंड द आंसर इज ऑप्शन डी। तो बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट किया है, मुझे कमेंट्स में दिख रहा है, और बहुत बच्चे हैं जो अभी भी कंफ्यूज हैं, तो उनके लिए उन्हें मैं समझाऊंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था बच्चे? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड विल अंडरगो द SN1 रिएक्शन। तो बच्चे SN1 रिएक्शन में जो होता है, SN1 रिएक्शन में जो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो आपका होता है क्या? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो इनमें से जो भी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन जल्दी करेंगे, मतलब जहां पे कार्बोकेटाइन जल्दी बन जाएगा, वो क्या करेगा? वो SN1 रिएक्शन मोस्ट रेडली जाएगा। अब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन के लिए कौन सी कंडीशन इंपॉर्टेंट है बच्चे? अब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन वही फॉर्म करेगा जल्दी। कार्बोकेटाइन बच्चे वो कौन जल्दी फॉर्म करेगा? कार्बोकेटाइन तो वही फॉर्म करेगा जहां पे कार्बन और हैलोजन, क्योंकि यहाँ पे सारे हैलोजन है, कार्बन और हैलोजन के बीच में जो आपका बॉन्ड है, के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक हो। तो जब हम, और वीक कहाँ होगा? जहाँ पे जिस बॉन्ड की बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो कम होगी। तो अगर हमें इसमें ये पता चल जाए कि किसके बीच का बॉन्ड जो है वीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व है, क्योंकि जब वीक होगा तभी तो वो हैलोजन जो होगा या फिर जो लिविंग ग्रुप होगा वो इजिली लीव करेगा और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा, है कि नहीं? तो बच्चे, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो डिक्रीज करेगी, साइज इंक्रीज करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, एंड हेंस क्या होगा कि लिविंग एबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज करेगी। तो इसलिए जिसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो CI बॉन्ड है वो वीकेस्ट होगा। कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और जैसे हम नीचे जाते हैं सीरीज में तो क्या होगा उस ग्रुप में, तो क्या होगा कि उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो डिक्रीज करेगी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो भी आपका डिक्रीज करेगा, और कार्बन जो लिविंग ग्रुप है वो बहुत इजीली जो होगा लीव करेगा और कार्बोटाइन का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ गया? तो लेट अस प्रोसीड टू आवर next question of today's session, and the next question on your screen is this, and the question is, the order of reactivities of the following alkyl halides for a SN2 reaction is, and your options are there on the screen. So your time starts now, तो जल्दी करो। तो बच्चे जल्दी करो और चलो, टाइम्स अप।
तो बहुत बच्चों ने सही किया है एंड कुछ बच्चों का गलत है अभी, तो कोई नहीं, उन्हें थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं आपको बताती हूँ। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चे, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड फॉर SN2 रिएक्शन। तो इसमें मेनली आपको क्या पूछ रहा है कि SN2 रिएक्शन, SN2, ठीक है, दिस इज नॉट SN1, दिस इज SN2 रिएक्शन, और इसमें इसके लिए पूछ रहा है कि इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी। तो बच्चे तीन चार चीजें होती है जो कि SN2 की रिएक्टिविटी को फेवर करती है, एंड वो कौन कौन सी चीजें। सबसे पहले स्टेरिक हिंड्रेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए फॉर SN2 रिएक्शन। दूसरी चीज, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रही है, ठीक है, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रही है वो, उसका जो बेसिसिटी होनी चाहिए, जो कि लाइक स्ट्रेंथ होगा, वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज, जो उसका सॉल्वेंट होता है वो आपका पोलर एप्रोटिक होना चाहिए, क्योंकि अगर वो पोलर प्रोटिक हुआ तो वो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा, ठीक है। एंड चौथी चीज क्या, जो लिविंग ग्रुप होगी उसकी एबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब कि वो गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। बच्चे गुड लिविंग ग्रुप से क्या होगा, क्योंकि देखो SN2 रिएक्शन में बच्चे क्या होता है, SN2 रिएक्शन में आपका मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड जो होता है वो एक साथ होता है, ठीक है। चलो आप डायग्राम के थ्रू आपको मैं दिखाती हूँ। अगर मान लो देखो, जैसे मान लो कि कोई, चलो मैं इसी का केस ले रही हूँ। अगर कोई हैलोजन है यहाँ पे, ठीक है, ये कोई OH माइनस है जो अटैक करेगा, तो अटैक बैक साइड से होता है, ठीक है, अटैक बैक साइड से होता है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद देखो इंटरमीडिएट जो बनता है वहां पे क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ पे एक डॉटेड लाइन से दिखेगा, ये यहाँ पे OH हो गया, और इस साइड जो होगा वो X है। तो यह देखो, ये आपका जो है, ये जो है आपका, यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेकिंग एंड मेकिंग, मतलब यहाँ पे ये ब्रेक कर रहा है हैलोजन और कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड, और जो OH जो बॉन्ड है वो फॉर्म कर रहा है, तो ये दोनों एक साथ होते हैं, और फिर फाइनली क्या होगा, ये X जो है यहाँ से मूव कर जाएगा और सिर्फ OH बन जाएगा, तो फिर प्रोडक्ट बनेगा विद द इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, ठीक है। यहाँ रिटेंशन नहीं होता, यहाँ इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है, क्योंकि बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है। तो ये समझ आ गया। तो अब देखो, जब हम क्वेश्चन में पूछ रहा है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड फॉर द SN2 रिएक्शन, तो यहाँ पे देखो स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि सारे अल्काइल ग्रुप सेम ही है तो स्टेरिक हिंड्रेंस तो है नहीं, कोई सॉल्वेंट के बारे में जिक्र किया नहीं है उसने। तो एंड उसके बाद, तो जो मेन फैक्टर है जो कि यहाँ पे डिसाइड करेगा इसकी रिएक्टिविटी, वो है क्या, लिविंग ग्रुप कैसा है यहाँ पे। तो लिविंग ग्रुप बच्चे कैसा है यहाँ पे, तो अब देखो, अगर हमने जस्ट डिस्कस किया है कि टॉप टू बॉटम हम जब हम जाते हैं ग्रुप में, तो क्या होती है कि साइज इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है, तो क्या होता है कि लिविंग ग्रुप की जो एबिलिटी होती है, लिविंग टेंडेंसी, बेसिसिटी भी डिक्रीज करती है, तो लिविंग ग्रुप की जो लिविंग टेंडेंसी होती है, जो एलिमेंट की लिविंग टेंडेंसी होती है वो इंक्रीज करती है। तो अगर हम हैलोजन की बात करें तो फ्लोरीन, तो हैलोजन कैसे आता है, अगर हम हैलोजन की बात करेंगे तो पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन एंड फिर आयोडीन। तो आयोडीन इस तरीके से जो होगी, इसकी लिविंग ग्रुप की जो लिविंग एबिलिटी है वो इंक्रीज करेगी, तो आयोडीन जो है सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो इस तरीके से, तो उसी जो ऑर्डर आपका ये दे रखा है, ये जो ऑर्डर दे रखा है, तो इसी ऑर्डर में जो है वो इसकी लिविंग टेंडेंसी होगी, ठीक है। तो इसलिए इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। तो नाउ let us proceed to our next question of today's session, and the next question on your screen is this. So the question is, which among the following is most reactive towards the SN2 reaction? तो मैंने अभी जस्ट बताया है और ऑप्शन आपका स्क्रीन पे है, तो योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो जल्दी से करो, क्योंकि मैंने भी आपको कंडीशन बताया, जस्ट आपको मैंने भी बताया चार कंडीशन, आप उसमें से ही कोई कंडीशन जो होगा जो यहाँ पे भी अप्लाई होगा। टाइम्स अप, एंड द आंसर इज ऑप्शन ए। तो बच्चे
देखो बहुत बच्चों ने सही किया है, कुछ बच्चों का गलत है। तो जो जिनका गलत है बच्चे, अभी मैंने जस्ट आपको कंडीशन बताया, 4 कंडीशन। आपको देखना है कि उसमें से कौन सा कंडीशन जो है वो अप्लाई हो रहा है। ठीक है, मैंने जो पहला बताया था कि स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए। ठीक है, हैलोजन जो लिविंग ग्रुप जो होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। तो लिविंग ग्रुप तो सारा सेम ही है इसमें। ठीक है, और सॉल्वेंट की कोई जिक्र है नहीं, और न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है उसके बारे में भी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा है। तो मेनली जो यहाँ पे मेन फैक्टर है बच्चे, वो क्या है, वो क्या है आपका बच्चे, वो है स्टेरिक हिंड्रेंस। तो अगर आप यहाँ पे बस ये देख लो कि स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें कम है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व है। तो बच्चे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस अगर देखो तो पहला सिर्फ मिथाइल है। ठीक है, बाकी देखो अगर यहाँ पे आप देख रहे हो तो पहला सिर्फ मिथाइल है, दूसरा RCH2 है, थोड़ा उससे बड़ा हो गया। ठीक है, तीसरा जो है R2CH है, मतलब थोड़ा और भारी हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो गया, और तीसरे में तो R3CH है, CX है। तो मतलब धीरे धीरे करके उसकी बल्कीनेस इंक्रीज हो रही है। तो पहले वाले में सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो पहला वाला जो होगा उसका आंसर होगा। और स्टेरिक हिंड्रेंस से भी क्या फर्क पड़ता है बच्चे, देखो अगर देखो इसमें क्या होता है कि पीछे साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं, अब पीछे बल्कि बल्कि ग्रुप अगर अटैच्ड होंगे तो उसके पास स्पेस ही नहीं है अटैक करने का। ठीक है, तो इसलिए वहां पे अगर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो SN2 रिएक्शन जो होगा वो फेवरेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये पीछे साइड से अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, ये पीछे साइड से अटैक कर रहा है, फिर जैसे ही अटैक करता है तो इसका पहले ये देखो ये क्या हो रहा है, मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड जो होता है वो एक साथ हो रहा है। यहाँ पे देखो डॉटेड लाइन जो है वो मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड जो है वो शो कर रहा है। एंड ये आपका इंटरमीडिएट हुआ, ट्रांजिशन स्टेट हुआ, एंड देन फिर फाइनली जो है आपका प्रोडक्ट बनेगा विद द इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। क्लियर है ये? ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है ये, and the question is isopropyl chloride undergoes the hydrolysis by, and your options are there on the screen, and your time starts now. तो बच्चे जल्दी से करो, छोटा सा कॉन्सेप्ट है बस उसमें आपको लगाना है, and time's up, and the answer is option C, that is SN1 and the SN2 mechanism. तो बच्चे देखो आइसोप्रोपाइल जो है वो इस तरीके का होता है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड जो है वो यहाँ पे देखो, अगर मैं थोड़ा सा इसको बॉन्ड के फॉर्म में शो करूँ स्टैंड करके, तो देखो यहाँ पे ये Cl आपका लगा है, यहाँ पे CH3। तो देखो मैंने आपको क्या बोला, SN1 रिएक्शन कहाँ फेवरेबल होगा, जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, मतलब टर्शरी अल्काइल हैलाइड होगा, वहां पे SN1 रिएक्शन जो होगा, SN1 रिएक्शन आपका फेवरेबल होगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे SN1 फेवरेबल, क्योंकि वहां पे क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि वहां पे प्लस आई इफेक्ट लग रहा होता है, वहां पे हाइपर कंजुगेशन होता है। तो इस रीजन से आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री एंड द 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। फिर जब हम SN2 की बात करें तो वहां पे कोई भी आपका क्या हो रहा है कि वहां पे आपका कोई भी जो है वो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन नहीं होता, वहां पे क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल जस्ट अटैक करता है पीछे साइड से, और क्या होता है, और फिर ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है, और देन क्या होता है कि लिविंग ग्रुप जो होता है वो लीव कर देता है। ठीक है, तो वहां पे कोई कार्बोटाइन फॉर्मेशन नहीं होता है, तो उसके लिए क्या होता है स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए। अब जब हम इस आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की बात करें तो यहाँ पे कार्बोटाइन फॉर्म होगा, तो कैसा फॉर्म होगा, 2 डिग्री कार्बोटाइन फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोटाइन फॉर्म होगा, तो यहाँ पे ना ही स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, मतलब बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि ना ये 1 डिग्री है। ठीक है, मतलब ना ये 3 डिग्री है ना ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, बीच में आ रहा है ये। ठीक है, और तो यहाँ पे कार्बोटाइन भी बीच में, मतलब उसकी स्ट्रेंथ भी बीच में होगी, एंड देन मतलब मॉडरेट होगी, एंड देन इसका स्टेरिक हिंड्रेंस भी मॉडरेट है। तो ये फिर दोनों ही रिएक्शन शो करेगा, दैट इज SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। समझ में आ गया? ठीक है, so now let us proceed to our next question, and the next question for today's session is this. The question is, in the SN1 reaction the respiration takes place, it is due to, ठीक है बच्चे, and there are 4 options on your screen, तो जल्दी जल्दी करो, time starts now, and कुछ नहीं,
एक छोटी सी कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एंड द टाइम्स अप, एंड द आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड द बी। तो बच्चे कैसे, देखो SN1 रिएक्शन में मैंने आपको बोला कि वहां पे कार्बोटाइन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कार्बोटाइन का फॉर्मेशन होगा, वो दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वहां पे ये मैटर नहीं करता कि न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। क्योंकि बच्चे न्यूक्लियो, देखो SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ मैटर इसलिए करता था क्योंकि जब न्यूक्लियोफाइल ज्यादा स्ट्रांग होगा तो वो क्या करेगा, अटैक करेगा, और वो फिर कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है उसको वीक करेगा, तभी तो वो लीव करेगा, ठीक है। वहां कोई कार्बोटाइन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। लेकिन फॉर द SN1 रिएक्शन, ये SN2 रिएक्शन में कोई कार्बोटाइन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। और फिर जो SN1 रिएक्शन है उसमें क्या है कि कार्बोटाइन का फॉर्मेशन पहले होता है, ठीक है। वहां पे न्यूक्लियोफाइल पे वो डिपेंड नहीं करता कि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे क्या हो रहा है कि वो क्या आएगा, पहले कार्बोटाइन का फॉर्मेशन होगा, कार्बोटाइन स्टेबल होगा, एंड देन जाके कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल वीक हो स्ट्रॉन्ग हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है कि SN1 रिएक्शन में रेसनाइजेशन जो होता है वो कैसे हो रहा है। तो रेस में देखो SN1 में क्या होता है, कार्बोटाइन सबसे पहले बनता है, ठीक है। तो कार्बोटाइन बन रहा है, तो अब कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक आगे से भी हो सकता है और पीछे से भी हो सकता है ना। देखो जैसे कि आपको ये बताया, जैसे कि इस साइड, जिस साइड आपका लिविंग ग्रुप है, अगर उसी साइड पहले कार्बोटाइन का फॉर्मेशन हुआ, अगर उसी साइड से आपका न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो वहां पे क्या हो, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। इसका मतलब कि जो पहले उसका कन्फिग्रेशन था वही बाद में भी प्रोडक्ट में भी उसका कन्फिग्रेशन रहेगा, मतलब कन्फिग्रेशन उसका रिटेन हुआ है। समझ आ गया। अब अगर उसी के, अगर जो कार्बोटाइन बना है वो लिविंग ग्रुप जहां पे था उसके जस्ट अपोजिट में अगर उसने अटैक किया है तो क्या होगा कि अब जो कन्फिग्रेशन होगा उसका वो अपोजिट होगा जो उसके पहले, मतलब रिएक्शन से पहले इसका कन्फिग्रेशन था। तो वहां क्या हो रहा है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। समझ आ गया ये चीज, यही था इसका आंसर। तो नाउ लेट अस प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले पहले आज तो आप बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हो, बहुत सही लग रहा है, एंड many many congratulations. Now let us proceed to our next question of today's session, and the next question on the screen is this. तो आपको पता क्या करना है, the question is the correct order of SN1 reactivity is, and the options are there on the screen. तो time starts now. जल्दी करो। अब बस SN1 देख के सबसे पहले कार्बोटाइन बना लेना, हिंट दे रही हूँ मैं, ठीक है। टाइम्स अप। चलो बच्चे, मैंने आपको बोला आंसर इज ऑप्शन ए। बहुत बच्चों ने सही किया है, ऐसा बच्चों को समझ आ रहा है अब धीरे धीरे, और कुछ बच्चों ने नहीं किया, कंफ्यूज किए हैं अभी, तो मैं आपको फिर से बताऊंगी, कोई नहीं। तो देखो बच्चे, जैसे आपको SN1 दिखे तो आप पहले कार्बोटाइन बना लो। कार्बोटाइन कैसे बनेगा, लिविंग ग्रुप जो भी थे वहां पे उसको हटा दो, उसे निकाल दो और वहां पे कार्बोटाइन बना लो। तो देखो यहाँ पे, ये देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, सॉरी, देखो अगर ये यहाँ से हम कार्बोटाइन बनाएं, ठीक है, पहले वाले, ठीक है। तो अगर हम कार्बोटाइन यहाँ पे बना रहे हैं, ये Br है, इससे कार्बोटाइन कैसे बनेगा, ये बस ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो और क्या, फिर यहाँ पे मिथाइल हो गया, यहाँ पे कार्बोटाइन बन गया। ये पहले वाले का कार्बोटाइन है। दूसरे वाले का क्या होगा, इस तरीके से होगा, दूसरे वाले का भी यहाँ पे मिथाइल हो गया, यहाँ पे Br था तो यहाँ रिमूव कर दिया, कार्बोटाइन बन गया। और अगर तीसरे वाले का देखें हम, तो तीसरे वाले का इस तरीके से होगा, यहाँ पे कार्बोटाइन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप था, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप था। अब बस आपको क्या देखना है, अब आपको क्या देखना है बच्चे, कि अब जो कार्बोटाइन बना है उसकी स्टेबिलिटी देखनी है कि किसमें सबसे ज्यादा स्टेबल हो रहा है। तो बच्चे यहाँ पे आ रहा है आपका, आप यहाँ पे इसको देखो और इसको देखो, ये आपको अगर मैं इसे आपको बॉन्ड के फॉर्म में लिखती हूँ तो ये इस तरीके का शो होगा। यहाँ पे कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, इस तरीके, यही तो है मिथाइल ग्रुप, है ना। और यहाँ पे ये, इसके बाद बॉन्ड के फॉर्म में पहले आप उसे ब्रेक कर, मतलब उसे इलेबोरेट कर लो। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज जो है कार्बोकेटाइन, उसको क्या स्टेबल कर रहा है। तो बच्चे यहाँ पे आपने अगर हाइपर कंजुगेशन पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होता है उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होता है और उतना स्टेबल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, एक ये वाला, अगर आप पहली इसकी बात कर रहे हैं बी की, तो यहाँ पे कोई हाइपर कंजुगेशन भी हो रहा है
एंड जो दूसरी इफेक्ट है वो आपका रेजोनेंस भी हो रहा है। रेजोनेंस जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है इन कंपैरिजन टू हाइपर कंजुगेशन। तो बी में आपका रेजोनेंस भी हो रहा है और हाइपर कंजुगेशन भी हो रहा है। हाइपर कंजुगेशन का या तीन अल्फा हाइड्रोजन है जो आपके पॉजिटिव चार्ज के जस्ट बगल वाले कार्बन पे जो sp3 कार्बन है उस पर जितने हाइड्रोजन होंगे बस वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो रेजोनेंस जो होता है वो डोमिनेट करता है हाइपर कंजुगेशन पे, तो रेजोनेंस वाला तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ही। तो आपका बी में रेजोनेंस हो रहा है, देखो इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर रहा है ना रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है, यहाँ पे जाके। एंड तो ये आपका बी तो सबसे स्ट्रांग होगा, मतलब बी जो है वो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन करेगा। अब हमारी बात आती है कि आपका ए और सी में कंपेयर करना है, इस दोनों में कौन सा होगा। तो देखो आपका सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन किसमें, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, और अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पे आपके 5 अल्फा हाइड्रोजन हो रहे हैं, 5 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो 5 अल्फा हाइड्रोजन ऑब्वियस सी बात है ज्यादा स्टेबल करेगा कार्बोकेटाइन को, क्योंकि ज्यादा हाइपर कंजुगेशन हो रहा है वहां पे। तो बी, फिर सी, फिर ए, समझ में आ गया ये, ठीक है, क्लियर है, ठीक है बच्चे। तो लेट अस प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस। The question is, which of the following compound will form the precipitate with aqueous AgNO3 solution most readily, ठीक है। And the option are there on the screen, तो जल्दी करो। प्रिसिपिटेट बच्चे जो आपका यहाँ पे हैलोजन के साथ, यहाँ पे Br हैलोजन है तो उसके साथ प्रिसिपिटेट बनाएगा, मतलब AgBr जो है वो आपका प्रिसिपिटेट होगा। तो AgBr बनेगा कैसे, बस आपको वही दिमाग लगाना है। एंड टाइम्स अप, एंड द ऑप्शन इज, एंड द आंसर इज ऑप्शन बी। तो बस बच्चों ने करेक्ट किया है, बहुत सारे बच्चों ने। कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं, थोड़ा ट्रिकी है भी ये क्वेश्चन, तो कोई नहीं, मैं आपको समझाऊंगी। तो बच्चे अगेन, बीआर बनने, AgBr जो प्रिसिपिटेट है उसको बनने के लिए क्या जरूरी है, उससे बनने के लिए आपका यहाँ से Br निकलना जरूरी है। और अगर ये Br निकलेगा तो क्या होगा, वहां पे आपका कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, है कि नहीं। देखो देखो यहाँ से अगर आपका Br निकलता है बच्चे, यहाँ से अगर आपका Br निकलेगा इस तरीके से, तो क्या होगा यहाँ पे ये देखो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और Br माइनस निकला है और वो AgNO3 के साथ कंबाइन करके AgBr का फॉर्मेशन कर देगा ना, AgBr, और यही तो प्रिसिपिटेट है आपका। मतलब अगर आपका AgBr बन रहा है मतलब वहां पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगेन बात कहाँ पे आती है बच्चे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे। तो जो देखो कोई भी स्पेसिस, देखो ये चीज, मतलब कोई भी आपका स्पेसिस तभी फॉर्म होगा कि जब वो फॉर्म होने के बाद स्टेबल होगा, ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। कोई भी आपकी स्पेसिस तभी बनेगी जब वो फॉर्म होने के बाद स्टेबल होगा। अगर वो फॉर्म होने के बाद अनस्टेबल हो रहा है तो नहीं बनेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमें अब ये देखना है क्या ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होने के बाद ये स्टेबल हो रहा है। मतलब अगेन हमें क्या चेक करना है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, है कि नहीं, समझ रहे हो। तो अब हम सबका पहले कार्बोकेटाइन बनाते हैं। जैसे ये है, यहाँ पे Br निकल गया, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया। अब यहाँ से भी Br निकल गया, समझ आ रहा है ना आपको Br कैसे निकल रहा है, यहाँ से निकला तो यहाँ पे फिर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और फिर इस तरीके से यहाँ पे भी निकलेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। मैं आपको पूरा पिक्चर नहीं दिखा रही हूँ, बस मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है, उतना स्पेस नहीं है। तो अब बस आपको यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। अब अगर आपको ये पता चल जाए इसमें, ठीक है, अगर आपको ये पता चल जाए इसमें कि कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल है, मतलब वही आंसर है कि नहीं, क्योंकि बनने के बाद स्टेबल होना चाहिए जो भी कार्बोकेटाइन, नहीं तो वो बनेगा ही नहीं। तो इतना समझ आ गया आपको। अब देखो आप यहाँ पे अगर कार्बोकेटाइन बनता है तो इसको स्टेबल करने के लिए है बस हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन से ज़्यादा डोमिनेट, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, तो इसलिए हम हाइपर कंजुगेशन की बात करते हैं। मतलब इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने के लिए क्या है, 2 हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन जो है इस हाइपर कंजुगेशन को स्टेबल कर रहे हैं, मतलब 2 अल्फा हाइड्रोजन जो है इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर रहे हैं, ठीक है, जो 4th नंबर है। 3 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे ये आ रहा है रेजोनेंस में। वाओ, रेजोनेंस आपका हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। लेकिन बच्चे प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये लोन पेयर इधर तो जा रहा है लेकिन साथ में ये रिंग में भी जाके डिलोकलाइजेशन कर रहा है, ठीक है। तो उसका इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं होगा जितना कि वो अगर सिर्फ कार्बोकेटाइन को स्टेबल करता वो लोन पेयर तो होता। अब आपको मैं इसको ऐसे समझाऊंगी कि लाइक मान लो
कि दो पेरेंट है, एक का बस एक चाइल्ड है, दूसरे का दो चाइल्ड है, ठीक है, और सैलरी सेम है। तो एक जो पेरेंट है जिसका कि बस एक चाइल्ड है, वो अपनी पूरी सैलरी बस एक चाइल्ड पे खर्च करता है, तो उसका चाइल्ड जो होगा उसकी ज़रूरतें ज़्यादा पूरी होगी, ज़्यादा स्टेबल होगा। ज़रूरतों को एज ए स्टेबिलिटी ले लो, ज़्यादा स्टेबल होगा। और दूसरा पेरेंट जिसकी सेम सैलरी है, वो अपने पूरे पैसे दो बच्चों पे डिवाइड करता है, तो मतलब उनके बच्चों को थोड़ी कुछ कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, मतलब वो उतना स्टेबल नहीं होगा। तो सेम चीज़ इसके साथ है, लोन पेयर है इसके पास, नो डाउट। तो ये लोन पेयर आपको इसको भी दे रहा है और इसे भी दे रहा है, ठीक है। तो ये मतलब ये इस कार्बोटेन को उतना स्टेबल नहीं कर पाएगा कंपैरेटिवली कि अगर वो सिर्फ इसी को दे रहा होता। समझ आ गया। अब बात आती है कि ठीक है मैम, इतना तो समझ आ गया मुझे, बट ये दोनों को हम कैसे समझें। हाँ, यहाँ पे भी ऑक्सीजन जो है इस कार्बोक्टाइन की स्टेबिलिटी को भी इस कार्बोक्टाइन को भी दे रहा है, स्टेबल कर रहा है। और यहाँ पे अगर कार्बोक्टाइन बनता है तो ये आपका इसे भी दे रहा है। तो मैम यहाँ पे तो एक ऑक्सीजन दे रहा है और यहाँ पे नाइट्रोजन तो दे तो दोनों रहा है, ठीक है। तो बच्चे आपको एक चीज यहाँ पे बस यहाँ पे चीजें सेम हो रही है, लेकिन आपको यहाँ पे जो ध्यान देने की जरूरत होगी वो क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो ऑक्सीजन की ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। बच्चे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसका क्या टेंडेंसी होता है, इलेक्ट्रॉन लेने की या फिर देने की। तो मैम उसका तो लेने की टेंडेंसी होती है, ऑब्वियसली वो ग्रीडी होता है, लालची होता है इलेक्ट्रॉन के मामलों में, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, वो देना नहीं चाहता, ठीक है। तो अब कंपैरेटिवली जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे इन कंपैरिजन टू जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, है कि नहीं। जब तक वो इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं तब तक कार्बोक्टाइन की डेफिशिएंसी कैसे पूरी होगी, मतलब कार्बोक्टाइन कैसे स्टेबल होगा, है कि नहीं। तो उसे रेजोनेंस में जाना तो पड़ेगा ना, इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा। तो अगर हम ऑक्सीजन नाइट्रोजन में कंपेयर करें तो नाइट्रोजन जो होता है वो ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब वो ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन को दे पाएगा इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, और इसलिए तभी और कार्बोकेटाइन की जो है उसको स्टेबल कर पाएगा रेजोनेंस में जाके। तो इसलिए जो है आपका वो सेकंड ऑप्शन जो है, सॉरी, जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। समझ में आ गया। नाउ let us proceed to our next question of today's session, and the next question on your screen is this. So the question is, the tertiary alkyl halides are practically inert to the substitution by SN2 mechanism because, and the options are there on the screen. तो जल्दी करो बच्चे, टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो कुछ नहीं है, बस मैंने SN2 के बारे में आपको बहुत कुछ बताया है, तो टाइम्स अप। तो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहा है, द टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स आर प्रैक्टिकली इनर्ट टू द सब्स्टिट्यूशन बाय द SN2 मैकेनिज्म बिकॉज। तो SN2 मैकेन टर्शरी अल्काइल हैलाइड कैसे होते हैं बच्चे, टर्शरी अल्काइल हैलाइड कैसे होते हैं, बल्कि होते हैं। तो SN2 रिएक्शन कहाँ करता है, SN2 रिएक्शन वहीं होता है बच्चे जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, ठीक है। तभी तो वो पीछे से अटैक करेगा, पीछे अगर बहुत बल्कि बल्कि ग्रुप अटैच्ड है तो उसके पास स्पेस कहाँ है अटैक करने का, है कि नहीं। तो वो पीछे फिर मतलब फिर वो अटैक कर ही नहीं पाएगा। तो SN2 रिएक्शन को फेवर क्या करता है, SN2 रिएक्शन को फेवर करता है लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। लेकिन यहाँ टर्शरी अल्काइल हैलाइड में बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। देखो यहाँ पे ये टर्शरी आपका अल्काइल हैलाइड हुआ, देखो यहाँ पे देखो मिथाइल है, ये मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो आएगा आराम से अटैक कर लेगा ये 1 डिग्री। तो, फिर सॉरी मिथाइल में फिर 1 डिग्री में भी स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, फिर देखो 2 डिग्री में, और जब हम 3 डिग्री की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे बल्क इतने सारे, यहाँ पे देखो बल्कि ग्रुप, यहाँ पे बल्कि ग्रुप, यहाँ पे कहाँ, फिर इसके पास स्पेस ही नहीं है कि वो आके अटैक करे, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो SN2 रिएक्शन फेवरेबल नहीं होगा, ठीक है। समझ आ गया। तो नाउ let us proceed to our next question of today's session, and the next question on the screen is this. The question is, which one of the following is most reactive towards the nucleophilic substitution reaction, and your options are there on the screen. So time starts now, बच्चे जल्दी करो। अगेन कुछ नहीं, सबसे पहले आपको हिंट में दे रही हूँ, कार्बोटेन बनाओ जल्दी से और स्टेबिलिटी चेक करो, बस इतना हिंट दे दिया, आपको होने जाना चाहिए। एंड द टाइम्स अप। तो ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट किया है। बच्चे कुछ नहीं करना था, यहाँ पे बस स्टेबिलिटी देखनी थी कार्बोटाइन की, कार्बोटाइन बनाओ स्टेबिलिटी देखो, बस और कुछ नहीं। तो अब पहले वाले, अगर कार्बोटाइन पहले वाले की अगर बात करें यहाँ पे, तो देखो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे कार्बोटाइन बनेगा Cl के बाद, रिमूव होने के बाद। फिर अगर इसकी बात करें तो ये आपका कुछ नहीं है, बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो CH
CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे Cl रिमूव होने के बाद ऐसा बनेगा। और यहाँ पे देखिए अगर हम, तो कुछ नहीं, यहाँ पे ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो देखो, अगर हम पहले वाले की बात करें तो बच्चे एक चीज ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज ऑन द डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, ये बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं होता, ठीक है। वहीं अगर नेगेटिव चार्ज होता तो बहुत ज्यादा स्टेबल होता, ठीक है। तो जब आपका ऐसा केस आए कि जहाँ पे डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड जो कार्बन डबल बॉन्ड कंटेन कर रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज, या ट्रिपल बॉन्ड कंटेन कर रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज, तो बहुत अनस्टेबल होता है ये, इस चीज का ध्यान रखना। तो अगेन ये चीज देखो, बेंजीन यहाँ पे डबल बॉन्ड उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये भी स्टेबल नहीं है। और और फिर उसके बाद आता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका डबल बॉन्ड, अगेन फिर देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड के ऊपर, जो कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये भी स्टेबल नहीं है। एंड और यहाँ पे देखो कि ये आपका CH2 पॉजिटिव चार्ज है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर CH है, फिर डबल बॉन्ड CH2 है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस। रेजोनेंस होके इस कार्बोटेन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, है कि नहीं, ठीक है। डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पॉजिटिव चार्ज, ऐसे रेजोनेंस होती है, तो आपका ये यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली दिख रहा है आपको कार्बोटेन की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? So let us proceed to our next question and the last question of today's session, and the next question on your screen. उससे पहले जाने से नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले देख लो, ये ऑर्डर है आपका, मैंने आपको रीजन दे दिया और आप इसको, इस ऑर्डर को ध्यान रखना। एलाइल क्लोराइड जो होगा वहाँ क्योंकि रेजोनेंस होता है इसलिए वो स्टेबल है, ठीक है। और उसके बाद फिर विनाइल क्लोराइड मतलब डबल बॉन्ड पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबल नहीं है। फिर क्लोरोबेंजीन, क्योंकि वहाँ पे देखो वहाँ तो वो फैक्टर भी आ जाता है कि अगर वहाँ पे Cl को रिमूव करेंगे हम, यहाँ पे एक मिनट, अगर हम यहाँ पे कोई हेलोजन से अगर हमने रिमूव कर दिया तो ये आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। तो इसके तो हाइब्रिडाइजेशन को भी अफेक्ट कर देता है ये, देखो क्योंकि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखो sp हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, और sp हुआ मतलब 180 डिग्री। तो क्या रिंग 180 डिग्री के साथ अगर ये रिंग रहेगा 180 डिग्री पे, वन मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया ना। देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करें, 2 ही सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया ये। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब एंगल कितना, 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री एंगल आप कभी हो सकता है क्या यहाँ पे रिंग में, 180 डिग्री तो रिंग बनेगा ही नहीं ना बच्चे, समझ रहे हो। तो ये आपका स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, तो ये आपका ऑर्डर है, तो ठीक है। तो आपको रीजन के साथ अब पता है ये। तो नाउ लेट अस प्रोसीड to our next question of today's session, and the last question, on your screen is this. The question is, consider the reaction, ये reaction दे रखा है आपको, and the reaction will be faster in, and the options are there on the screen, and your time starts now, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करो बच्चे, इसको तो मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको दे दिए हैं, अब तो हो जाना चाहिए ये, ठीक है। द टाइम्स अप एंड द आंसर इज ऑप्शन सी। देखो बच्चे, जब आप देखो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा था, जब आपको पहले पता है कि हाँ ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड दिख रहा है, तो वहाँ फेवरेबल क्या होगा, SN1 या SN2। मैंने आपको बोला स्टेरिक हिंड्रेंस कम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, वहाँ पे SN2 रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल होते हैं, है कि नहीं। और SN2 रिएक्शन फेवरेबल होंगे कहीं पे भी, आपको इतना समझ आ गया SN2 रिएक्शन। और SN2 रिएक्शन के लिए जो सॉल्वेंट यूज होता है वो आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होगा तो वो क्या करेगा, उसके न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफाइल है उसके स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जो न्यूक्लियोफाइल ज्यादा बेसिक, ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उसकी, तभी तो वो पीछे साइड से अटैक करेगा, और जो कार्बन हैलोजन जो है उसके बॉन्ड, जो लिविंग ग्रुप और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है उसको वीक करेगा, और फिर वो लिविंग ग्रुप ये रिमूव होगा वहां से, समझ रहे। तो यहाँ पे आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो कि आपका एन डाइमिथाइल फॉर्मामाइड TMF जो है वो होता है। बाकी सारे आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पे दे रखे हैं, तो इसलिए इसका आंसर जो था ऑप्शन सी था। आई होप क्लियर है ये, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, देखो DMF का स्ट्रक्चर है ये। और तो ये सारे थे क्वेश्चंस आज के लिए। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिले। एंड तो अगर आपने एंजॉय किया है सेशन को तो प्लीज कमेंट्स में लिख के बताना। एंड फिर आपको कोई भी और जो टॉपिक जिसमें आपको डाउट्स हो रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि इसके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं, तो प्लीज कमेंट्स में कमेंट करके बताओ कि आपको कौन से क्वेश्चन टॉपिक को डिस्कस करना है, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही।
एंड तो मीट यू, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय। ठीक है, बाय बच्चों।